सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, लाल सलाम। साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज देश की जो हालात है, खास करके हम बात करेंगे आज किसान के मुद्दों पे। और उस मुद्दे पे जानने के लिए एक हमारे साथ बहुत ही अच्छे नेता कहें या वक्ता कहें, एक बार आपको उनसे रूबरू करवाते हैं और किसान के तमाम मुद्दे पे उनसे राय लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि देश में किसान का क्या हालात है और कैसे कैसे आज के समय में किसान जूझ रहा है। सरकार की क्या कुछ नीतियां हैं, इसके बारे में हम बारी बारी से इनसे जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दीपक जी। आज आपने जो कुछ सवाल हमारे सामने रखे हैं कि देश के अंदर में किसानों की जो वर्तमान हालत है और सरकार का किसानों के प्रति क्या रवैया है, सरकार क्या नीतियां ला रही है, इसके संबंध में हम आपसे बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 काले कानून, कृषि काले कानून, जो अध्यादेश के माध्यम से आए थे, एक्चुअली उस पे जो व्यापक चर्चा होनी चाहिए थे कि इसमें किसानों का क्या हित है, क्या अहित है, इसको दरकिनार करके केंद्र सरकार ने 3 कृषि काले कानून लाए। और ये तीनों कृषि काले कानून का जो मूल सार तत्व था, उसमें किसानों ने जब उस तीनों काले कानून के दस्तावेज को पढ़ा तो यही बात समझ में आई कि ये जो कृषि क्षेत्र है देश के अंदर में, सरकार इस कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से इस देश के और विदेश के ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं उनके हवाले करने के लिए ये कानून बनाए गए थे। किसानों ने जब इसके बारे में सरकार से पूछा कि हमारे किसान संगठनों से बिना कोई बातचीत किए हुए आपने यह जो निर्णय लिया, इतनी जल्दीबाजी क्या थी, इस पर सरकार गोल मटोल बात है जो कि वो बोली कि ये आपके हित में है, हम लोग किसानों के हित में ये कानून लाए हैं। लेकिन जब किसान संगठनों ने व्यापक तौर पर छानबीन किया और इस कानून को पढ़ा तो वो पूरी तरह समझ गए कि किसानों के जो जमीन है वो उनके हाथों से निकल जाएगी। और आप जानते हैं आज भी जब हमारा देश कोरोना काल में था, एकापर एक इंडस्ट्रियां सब बंद हो रही थी और देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी, उस दौर में भी एक कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र था जो हमारे देश के जीडीपी को लगातार मजबूत करता रहा और देश में लोगों के सामने एक विकल्प के तौर पर एक कार्यक्षेत्र नजर आया और लोग इसमें लग करके अपने जीवन को बचाया, जीवन जीविका का एक साधन के रूप में बचा। लेकिन आज धीरे धीरे करके जो बड़े बड़े किसान थे, आज तो है नहीं, आज पूरी तरह से छोटे किसान और जो पहले खेत मजदूर थे वही आज किसानी का काम कर रहे हैं मूलतः। लेकिन हाल के दिनों में आप देखेंगे जैसे जैसे किसानों के लिए जो खाद, डीजल, ये सारे इतने महंगे होते गए, कीटनाशक इतने महंगे होते गए हैं कि आज किसान इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि उनका लागत मूल्य का 1.5 गुना दे दीजिए। वो मांग कर रहे हैं कि हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य दीजिए। आप जैसा जानते हैं देश के अंदर में ये जितने भी सामान उद्योगपति लोग बनाते हैं, पूंजीपति लोग बनाते हैं, वो सभी पे मैक्सिमम एमआरपी लिखा रहता है। लेकिन किसान आज भी इस
देश समाज आम जनता के हित में सोचते हुए कि अनाजों का दाम इतना अधिक नहीं हो जिससे कि आम जनता को खरीदना मुश्किल हो जाए, इसलिए वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। और आप देखिए जो हमारे बिहार के अंदर में जो पहले हमारा खरीद का जो व्यवस्था था, मंडी थी जहाँ पर किसान जाते थे और वहाँ पर खरीदार बैठे रहते थे, वो खरीदते थे, उनका अपना कुछ कमीशन था, लेकिन किसान अपना सामान आसानी से बेच पाते थे। लेकिन हमारा अभी ये जो पैक्स के माध्यम से खरीदा जाता है अनाज, आप देखिए कि इसमें व्यापक धांधली हो रही है। सरकार का जो आंदोलन की एक शर्त थी कि हमारा अनाज जो है वो है जो C2 प्लस C2 50, माने हम लोग कहते हैं कि लागत मूल्य का 1.5 गुना पर आप उसको खरीदिए ताकि किसान को कुछ लाभ हो। लेकिन ये कहीं पर स्वामीनाथन आयोग बनी थी किसानों के हित में कानून बनाने के लिए, लेकिन उन आयोग की भी जो सिफारिश है उसको सरकार नहीं लागू कर रही है। बिहार में व्यापक पैमाने पे आज किसानी का काम कर रहे हैं जो खेत मजदूर हैं, बटाई लेकर मन्नी पर लेकर के, हम लोग उनको भी एक किसान का पहचान देने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको भी पहचान पत्र दिया जाए और उनके भी जो सारी सुविधाएं किसान की है उसको भी मुहैया कराया जाए। लेकिन सरकार अभी इस पर भी कोई काम नहीं कर रही है। तो देखा जाए तो आज किसान का अनाज का जो उचित मूल्य नहीं मिलने से आज किसान जो है देश के अंदर में व्यापक पैमाने पे आप देखिएगा कि देश के कोने कोने में कर्ज से दब रहे हैं और इसके कारण कई माने सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं, आत्महत्या। अभी हरियाणा में किसान जो 30 लाख के कर्ज से दबे हुए थे, उनका फसल लगातार मारा गया, लेकिन जो कर्ज उनका माफ़ नहीं हुआ और सरकार कहती है कि हम किसानों के हित में तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो अंत में बेचारा मजबूर होकर के और सुसाइड कर लिया। जबकि इसी देश के अंदर में आप देखेंगे कि बड़े बड़े कॉरपोरेट जो है उनका लाखों करोड़ों रुपया, कई लाख करोड़ रुपया जो है वो माफ़ कर दिए जाते हैं ऋण, लेकिन किसानों का साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये इस ढंग से अगर देखिएगा तो ये जो सरकारें उनका जो चरित्र है वो निश्चित तौर पर ये पूंजीपतियों पक्षी है। वो हमेशा अपने उन्हीं पूंजीपति दोस्तों के हित में सोचते हैं। देश के करोड़ों किसान जो भूखे रह के अभाव में रह करके इस देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों का ठीक से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है? ये विषय बहुत ही विचारणीय है। चूँकि हम लोग कहते हैं अन्नदाता है, पूरे देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या अन्नदाता का ये मूल्य ये हमारी सरकारें दे रही है? नहीं दे पा रही है। तो इसका नतीजा आपने देखा कि जो किसान आंदोलन हुए उसमें किसानों ने नारा लगाया था, ये कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं था, ये आम किसानों का आंदोलन था, जो आज भी महसूस करते हैं कि हमारे पास ये जो थोड़ी ज़मीन है, हमारा मुसीबत में आने पर हम उसको बेच करके हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, घर में शादी विवाह करा सकते हैं, जो घर गृहस्थी चला सकते हैं आफत मुसीबत में, अगर वो भी छीन जाएगी और पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी तो हमको इन अधिकारों से वंचित किया जाएगा और हम फुटपाथ पे आ जाएंगे। तो वो नहीं चाह रहे हैं कि हमारा ज़मीन किसी के हाथ में चला जाए। इसीलिए आपने देखा कि 1000 से ज़्यादा किसानों ने लगभग अपनी शहादतें दे करके, ये आसान बात नहीं है, इस देश के अंदर ने दुनिया में इतिहास हुआ भारत के जो किसान आंदोलन, 1000 से ज़्यादा किसानों ने अपना 1 साल 13 महीना चले आंदोलन में अपनी शहादत दी है। तो आप सोचिए कि आज एक इस देश का कोई बड़ा इस ढंग से व्यक्ति का अगर मौत हो जाए तो हंगामा हो जाता है, लेकिन 1000 किसान मरते रहे और हमारा देश का है जो चौकीदार कहिए, देश का रहनुमा कहिए, जो कहिए सब है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी नहीं बोले कि हाँ एक किसान मर रहे हैं, हमको विचार करना चाहिए। लेकिन चुनावी दबाव में अगर यही आंदोलन चलता रहता तो क्या होता है, ये कुछ भी नहीं कह सकता है, क्योंकि आंदोलन पूरा देश के गांव-गांव तक फैल रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि ये सरकारें जन आंदोलन से डरती है, ये चुनावों से नहीं डरती है।
आज केंद्र की जो सरकार है, अगर आप देखिएगा, किसी राज्य में अगर दूसरी पार्टी की भी सरकार बन जाए तो आज आसानी से ये जो विधायक बिक जाते हैं और तुरंत भर में ही दूसरी पार्टियों की बनी हुई सरकार भी तुरंत केंद्र सरकार के दबाव में आकर के और खरीद फरोख्त के माध्यम से भी देखिएगा कि सरकारें बदल जाती है। तो यहाँ चुनाव का क्या मतलब रह गया, जनता वोट देने का क्या मतलब रह गया? ये तो सिर्फ एक जनता को उलझाए रखने का माध्यम हो गया। लोकतांत्रिक मूल्य बोध अगर रहता तो जिसको जनता वोट देती है उसकी सरकार रहनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आज जो भी देश के अंदर में अगर आंदोलन करना चाहे, सरकार के विरोध में बोलना चाहे, तो एक आतंक का माहौल बना दिया गया, जो किसान आंदोलनों को भी सामना करना पड़ रहा है। अब बिहार में चौसा में आंदोलन हुआ, आप देखें कैसे रकेत रकेत करके मार रहा है। अरे वो अपना मुआवजा मांग रहे हैं भाई, आप मुआवजा जो उसका मूल्य है वो वर्तमान बाजार मूल्य है उस पर दीजिए। आप ही कहते हैं कि हम जो वर्तमान मूल्य का चौगुना देंगे अगर वो कॉमर्शियल ज़मीन हो जाती है तो रोड बनने पर तो स्वाभाविक है ज़मीनें कॉमर्शियल हो जाती है। इस पर भी पुलिस, तो केंद्र और राज्य सरकार आप देखिएगा सभी की एक ही नीतियाँ है। या आप अगर गौर से देखिएगा तो ये नीतियाँ पहले की कांग्रेस सरकार नहीं बनाई थी, जिसको हम लोग सेज कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन बनाया था? तो उन्हीं नीतियों के बाद पूर्ण बहुमत में आने के बाद पूंजीपतियों के हित में ये मोदी की सरकार जो है, भाजपा की सरकार यार पूरी तेजी से चला रही है। तो एक आशा को उम्मीद यही है कि इस देश के अंदर में अगर इनका इस ढंग से दमन चल रहा है तो देश के गरीब गुरबा किसान मजदूर असंगठित भी हो रहे हैं और एकमात्र ये जो रास्ता है इसके खिलाफ लड़ने का कि जन आंदोलन अगर तेज किया जाए तो हम इनके जो जन विरोधी नीतियों को हम रोकने में कुछ हद तक सफल हो सकते हैं।